जादुई सोने की माला। बर्फीली पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में राजा चंद्रसेन का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी रानी अवंतिका बहुत सुंदर और बुद्धिमती थी। उनके विवाह को 7 बरस बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार एक बहुत बड़े तपस्वी राजा के दरबार में पधारे। राजा ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया और राजा रानी ने अपनी संतान के बारे में उनसे पूछा। हे महाराज, हमारे जीवन में संतान सुख है भी कि नहीं? रानी, आपको शीघ्र ही एक 16 कलाओं से युक्त कन्या की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो कन्या आपको हर तरह से सुख देगी। राजा रानी ये सुनकर बहुत खुश हुए। महाराज, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपके आश्रम के लिए कुछ अनाज की बोरियां और फल फूल देना चाहता हूँ। अभी तो मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। वापस आकर आपसे अपना उपहार ले जाऊंगा। राजा ने उन्हें पुण्य सम्मान के साथ विदा कर दिया। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। रानी ने जब उसका मुख देखा तो निहाल हो गई। तत्काल राजा को बुलावा भेजा गया। राजा ने पुत्री को देखते ही गले का हार उतारकर रानी के गले में डाल दिया। महाराज, एक पतली सी सोने की माला इस कन्या के गले में पैदाइशी के समय ही पड़ी थी। तपस्वी ने कहा था, कन्या 16 कलाओं से युक्त होगी। उनका वचन सत्य जान पड़ता है। धीरे धीरे कन्या 6 महीने की हुई। उसके नामकरण का बहुत उत्सव आयोजित किया गया। राजकुमारी का नाम गौरी रखा गया। आए हुए सभी अतिथियों ने राजकुमारी को उपहार और आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। गौरी जब हंसती तो होठों से मोती झड़ते और नन्हे नन्हे कदमों से चलती तो माणिक निकलते। हमें राजकुमारी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं राजकुमारी के होठों से गिरने वाले मोती और चलते समय बिखरने वाले माणिक के लालच में उन पर कोई संकट न आ जाए। कड़ी सुरक्षा में राजकुमारी गौरी की परवरिश होने लगी। एक दिन तपस्वी महाराज वापस आए। राजा और रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमारी गौरी को तपस्वी के चरण स्पर्श करने के लिए बुलाया गया। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए जब तपस्वी के पास आई तो, हे राजन, राजकुमारी के गले में जो स्वर्ण माला है उसे कभी अलग नहीं करना है। वो इनकी जीवन डोर है। माला निकलते ही राजकुमारी पर घनघोर संकट आ सकता है। जी महाराज। राजकुमारी उम्र का 16वां सावन पार कर चुकी थी। पिताजी, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं इन पहाड़ों की स्वच्छंद वादियों में अपनी सखियों के साथ विचरण करूं। ठीक है राजकुमारी, जाओ, पर हमारे सिपाही आपके साथ जाएंगे। मुझे मंजूर है। राजकुमारी गौरी अपनी सखियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वादियों में उतर गई। परंतु राजकुमारी पहली बार महल के परिसर से बाहर निकली थी। उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं था और वो रास्ता भटक गई। अब क्या करूं? इसके आगे तो घना जंगल दिखाई पड़ रहा है। अभी वो इसी असमंजस में पड़ी थी कि उन्होंने देखा एक बहुत आकर्षक युवक घोड़े पर सवार उनके बगल में अपने घोड़े को रोककर खड़ा हो गया। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरे पिता चंद्रसेन मेरी राह देख रहे होंगे। मैं चंदनगढ़ का राजकुमार यशवंत हूँ। आप कहे तो मैं आपको आपके राज्य तक छोड़ सकता हूँ। नेकी और पुछ-पुछ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। दोनों राजा चंद्रसेन के राजमहल की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी गौरी के राजमहल ना पहुंचने से वहां कोहराम मचा हुआ था। राजा रानी ने उन्हें देखते ही, राजकुमारी, तुम कहाँ थी? पिताजी, मैं रास्ता भटक गई थी। ये चंदनगढ़ के राजकुमार यशवंत है। अगर ये न मिलते तो मैं वापस न आ पाती। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राजकुमारी को सही सलामत राजमहल तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे अस्तबल में आप जिस भी घोड़े पर हाथ रख देंगे वो आपका हुआ। महाराज, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। आप मुंह खोलकर देखिए, आप जो चाहेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अरे, आपने तो हमारी सारी पूंजी ही हमसे मांग ली, लेकिन हम वचन दे चुके हैं
इसीलिए हम आपके हाथ में अपनी राजकुमारी का हाथ देने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी गौरी वहीं खड़ी थी। उसने सारी बातचीत सुनी तो शर्म से भागकर अंदर चली गई। 2 दिन में ही विवाह संपन्न हो गया। राजकुमारी गौरी बहुत खुश थी। राजकुमार यशवंत के साथ तितलियों की तरह राजमहल से लेकर बगीचे तक थिरकती रहती। उसके चलने से गिरने वाले मणियों को राजकुमार उठाता रहता और महारानी अवंतिका के हवाले कर देता। राजकुमार को उसका बचपना बहुत पसंद आता। वो उसकी हर बात मानता। एक दिन, गौरी, अब हमें अपने राज्य चंदनगढ़ जाना होगा। मुझे यहाँ रहते 1 महीने से भी ऊपर हो गया। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजा ने सुना कि राजकुमार अपने राज्य जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सिपाहियों के साथ हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात देकर अपनी राजकुमारी को विदा कर दिया। राजकुमार, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। राजकुमारी के गले में पड़ी स्वर्ण माला कभी उनके गले से अलग ना हो। राजकुमारी गौरी जब चंदनगढ़ पहुंची तो उनका खूब स्वागत किया गया। वो वहाँ बहुत खुश थी। गौरी, तुम्हारे लिए राजमहल की सबसे विश्वसनीय दासी लावण्या को तुम्हारी सेवा में रख रही हूँ। जी रानी माँ, जो आपकी आज्ञा। लावण्या बचपन से ही राजकुमार यशवंत को चाहती थी। उसने गौरी को देखा तो जल भुनकर राख हो गई थी। लावण्या गौरी के बाल संवारने से लेकर उनके स्नान आदि सभी कार्यों में उनकी मदद करती। वो उनकी खूबसूरती देखकर, क्या खूबसूरती पाई है रानी ने, ऐसे ही राजकुमार थोड़ी इन पर रिझ गए होंगे। गौरी को चंदनगढ़ आए 1 साल बीत गए थे। एक दिन, गौरी, मुझे कुछ हफ्तों के लिए परदेश जाना है। तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना। पर आप शीघ्र वापस आइएगा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। यशवंत चला गया। गौरी बहुत उदास रहने लगी। एक दिन गौरी को स्नान के लिए पानी में इत्र डालती हुई, महारानी, आपके पास इतने सारे आभूषण हैं, आप अपने गले की ये स्वर्ण माला कभी नहीं उतारती? ये स्वर्ण माला मेरी जीवन डोर है, इसको मैं कभी नहीं उतार सकती। लावण्या की उत्सुकता बढ़ गई। जब रात में गौरी सोने गई तो उसने उनके दूध में कोई नशीला पदार्थ डालकर उन्हें पिला दिया। गौरी जैसे ही सोई, उसके गले की माला उसने उतार ली। स्वर्ण माला उतरते ही गौरी का शरीर प्राण विहीन हो गया। उसने झट से स्वर्ण माला अपने गले में पहन ली। सुबह गौरी नहीं उठी तो, आज गौरी कहाँ है? राजकुमार के जाने से उदास थी, अभी तक नींद नहीं खुली होगी। जाकर देखती हूँ। जाकर देखो तो सही। लावण्या रोते हुए वापस आई। महारानी, उनके शरीर में तो प्राण ही नहीं है। सभी लोग भागे हुए गए, पर गौरी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब तक यशवंत नहीं आ जाते तब तक इसकी अंतिम क्रिया भी नहीं हो सकती। इसीलिए इसके पार्थिव शरीर को सरोवर के किनारे ही रखवा देते हैं। उन्होंने गौरी का शरीर सरोवर के किनारे एक मंदिर के बाहर रखवा दिया। लावण्या दिन भर स्वर्ण माला पहने रहती, पर रात के समय निकालकर अपनी तकिया के नीचे रख देती। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार यशवंत वापस आए तो, बेटा, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। उसका पार्थिव शरीर सरोवर के किनारे सुरक्षित रखा हुआ है, पर इतने दिन बीत गए, उसका शरीर वैसा का वैसा ही है। हाँ, हैरानी की बात तो ये है कि उसको देखकर लगता है वो गहरी में सो रही है। राजकुमार यशवंत ने सुना तो पागलों की तरह सरोवर की तरफ दौड़ पड़ा। उसने जैसे ही गौरी का मृत शरीर देखा, उसके सुंदर चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देखता ही रह गया। मेरी गौरी, तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर आया। रोते रोते अचानक यशवंत की नजर सरोवर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ गौरी के चलने से गिरने वाली मणियां चमक रही थी। उसने उन मणियों को उठा लिया। गौरी की मौत एक षड्यंत्र है, कुछ तो अनहोनी हुई है। राजकुमार ने तुरंत उसके मृत शरीर से चादर हटा दी और उसके गले में पड़ी स्वर्ण माला टटोलने लगा, पर उसके गले में माला नहीं थी। मेरे जाने के बाद अवश्य किसी ने उसकी माला उतार ली है। राजमहल पहुंचकर उसने महल के सभी दास दासियों की तलाशी ली,
तो लावण्या की गर्दन में स्वर्ण माला देखकर उसका खून खौल उठा। तुम इस राजमहल की सबसे पुरानी और विश्वसनीय सेविका हो। तुमने इतनी बड़ी क्रूरता क्यों की? राजकुमार, मैं आपको किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकती। मैं बचपन से ही आपको अपना मानती हूँ। जब रानी गौरी ने बताया कि उनके गले की स्वर्ण माला ही उनकी जीवन डोर है, तो मुझे उन्हें अपने रास्ते से हटाने की यही उपाय सूझी। सिपाहियों, इसे तुरंत आजीवन कारावास में डाल दो। अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखने की यही सजा होनी चाहिए। लावण्या के गले से स्वर्ण हार निकालकर राजकुमार यशवंत ने गौरी के गले में डाल दिया। वो तुरंत उठ बैठी। मैं बहुत सोई राजकुमार। राजकुमार यशवंत ने उसका हाथ पकड़कर उठा दिया और उसे गले लगा लिया। जैसे तुम सोई वैसे कोई ना सोए। चलो राजमहल में चलते हैं। आज के बाद किसी को अपनी स्वर्ण माला के बारे में कुछ मत बताना। गौरी और राजकुमार का जीवन खुशियों से भर गया। पिंकू का जादुई स्कूल बैग। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी, जो घर का काम करने के साथ अपने पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है। इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है। मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बैग फट गया है। मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो जाना ही होगा। इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं। नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुंचे तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता।
भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा। रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखूं तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहाँ जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुंचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपकंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो, पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियाँ निकालकर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकालकर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। पिंकू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई स्कूल बैग ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया।